ठीक है। और इसमें पृष्ठ संख्या आज जो आपके पास है 54। इसका क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। पहला तो आपका क्वेश्चन है कि लुईस बिंदु संरचना बनाना है। देखो क्वेश्चन यही कह रहा है फर्स्ट में कि सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के या लुईस बिंदु संरचना के दोनों बात एक ही होता है। चलो तो क्या पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। चलो सोडियम है, माने क्वेश्चन में यही कहा है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो पहला आपका सोडियम दिया, इसको हम लोग भी बनाते हैं, एन होता है बाबू सोडियम का। उसके बाद से आपके पास एक दिया है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, उसके बाद से चलिए ऑक्सीजन का फिर बनाएंगे हम लोग। ऑक्सीजन का क्या होता है वो होता है, और उसके बाद से आपके पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए होता है Mg, ठीक है, Mg होता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। सबको पहले बोहर का नियम आप 9 में पढ़े थे, याद होगा। बोहर के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे और कर करके तब हम लोग क्या करते हैं, बना लेंगे। याद है आपको? तो बोहर के नियम से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। आओ याद करो, जब सोडियम है तो सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। तो 11 जब है तो इसको 2, 8 और 1 लिख देंगे, ठीक है। और जब अंतिम में 1 है, देख रहे हैं ना, अंतिम में क्या है, 1 है। जब अंतिम में 1 है तो इसको सोडियम बनाओ और सोडियम बना करके 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिखा दो, तो हमका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्राप्त हो गया सोडियम का। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। इसके अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन को आपको दिखा देना। बहुत सिंपल सी बात है, जितना अंतिम में रहेगा उतना दिखा देना। बस समझ में आई? अच्छा चलो, तो सोडियम के लिए हमने 1 दिखा दिया। ऑक्सीजन आ जाओ, ऑक्सीजन के लिए कितना है, 8 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कामा करके 6, 2 कामा करके क्या लिख दिए, 6 लिख दिए। तो जब 6 है तो ऑक्सीजन दिखा दो, और यहाँ पर 2, 2, 4 और 2, 6 आपका इलेक्ट्रॉन दिखा देना। बात समझ रहे? 6 इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हैं। अब आ जाओ किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। तो 12 होता है तो यहाँ पर लिख देते हैं 2, 8, 2, 2, 8 क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका अगर बनाना होगा तो Mg लिखो, Mg अंतिम में 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का दर्शा। तो पहला क्वेश्चन एकदम बहुत ही सिंपल था, बना लोगे सब लोग। अंतिम में जितना आएगा उसको उसके ऊपर प्रदर्शित कर देना। चलो आ जाओ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड के पास। देखो सेकेंड क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O सोडियम ऑक्साइड इसको कहते हैं, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण आपको करना है। चलो भाई सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्या क्या दिया है देखो बाबू, एक आपका दिया है, इसमें कह रहा है कि Na2O यानी इसको कहते हैं सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। इसकी संरचना आपको क्या करना है, बनाना है। और सेकेंड क्या दिया है, सेकेंड आपका दिया है MgO, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तनी बहुत अच्छा से देखिए आप इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Na2O को सोडियम ऑक्साइड, MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा इसके बाद से आप क्या करेंगे, ज़रा सोचो। पहले तो आपको पहला फर्स्ट हल करते हैं। तो देखो Na2O है ना, तो पहले Na का 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। तो 2, 8 कितना हो गया, 1। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। तो 2 कामा करके कितना हो गया, 6। अब यहाँ से बनाओ, देखो कैसे बनाओगे, आराम से समझा। Na2O है, Na2O समझ लेते हैं तब लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने सोडियम है, 2 है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। आराम से 2 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आप 2 सोडियम दिखा दीजिए, Na और Na। कितने ऑक्सीजन है, 1। चलो 1 ऑक्सीजन इस कलर से हम दिखा देते हैं, O, ठीक है। अब बताओ सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अंतिम में 1 है, तो 1 यहाँ पर दिखा दो और 1 यहाँ पर दिखा दो। अब देखो ऑक्सीजन का अंतिम में कितना है, 6 है। तो 2, 2, 4, 2, 6 अलग कलर से दिखाते हैं इसको। अब क्या होने वाला है, ये होगा कि इसको 8 करना चाहिए ना, अदरवाइज इसका अंतिम में 1 है तो 1 कहाँ जरूरत है। इसको चाहेगा कि हमारा अंतिम में 1 भी ना रहो, ये चाहता है कि हमारा अंतिम में 8 आ जाए। तो 8 करने के लिए 1 आप ये ले लेगा, ठीक है ना।
ये क्या कर दिया, ले लिया, तो एक इसके पास इलेक्ट्रॉन ये चला गया, फिर ये भी सोडियम एक इसको दे दिया, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ले लिया। बात समझ रहे? तब जब ये लिया तब देखो क्या होगा, Na के ऊपर एगो प्लस, क्योंकि ये दिया है, फिर Na के ऊपर एगो प्लस, ये दिया है। आज देखो ध्यान से, O के ऊपर पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन दिखा देना, आप लोग 8 इलेक्ट्रॉन दिखा देना, और तब यहाँ पर 2 माइनस दिखा देना। बात समझ रहे हैं? या इसी को आप लिख सकते हैं या करके, फिर Na2O बन गया, 2 Na है, 1 O है, तो क्योंकि 2 माइनस से 2 प्लस कर जाएगा, फिर जो था वो आपका आ गया। तो समझे क्या समझना है आपको? यहाँ N2O को बनाना है तो 2 Na है, आपने 2 Na लिखा, एक ऑक्सीजन लिखा, और Na के अंतिम आप जानते होंगे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं, 1 होता है ना, ये वाला 1 होता है। तो तुमको क्या करना है, सोडियम के ऊपर एक यहाँ दोनों पे दिखा देना। ऑक्सीजन के अंतिम में कितना होता है, 6, तो 6 दिखा देना यहाँ पर। तो देखो इसके पास एक अधिक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन को दे देगा, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, तो देखो ये बन गया। इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा आ जाओ इसी में आपको बताता है सेकेंड नंबर क्या है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO। तो यहाँ 2 चीज़ देखो, पहले तो आप क्या करेंगे, Mg तो देख रहे हैं इसका कितना होता है, 12, तो 2 8 2 लिख लीजिए। जो ऑक्सीजन है इसका कितना होता है, 8, तो कमा करके 2 और 6 लिखिए। आप समझ गए? अब हमारे पास क्या है, एक मैग्नीशियम है तो एक मैग्नीशियम लिख लो, और एक क्या है, ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन लिख लो। मैग्नीशियम के अंतिम में 2 है तो 2 लिख लो। देखो मैग्नीशियम के अंतिम में 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन के अंतिम में 6 है तो 6 लिखा दो, 2 2 4 2 6। अब क्या होने वाला है ना, ये होगा कि ये 2 इसको दे देगा, एक ये भी चला जाएगा, ये भी 2 दे दिया, तो 2 देगा, तो यहाँ से क्या होने वाला है, Mg के ऊपर 2 प्लस, और ऑक्सीजन के पास पहले 8 दिखा देना, 2 2 4 2 6 और 2 ये दे दिया 8, इसके ऊपर 2 माइनस। अच्छा 2 लिख कर तब माइनस लिखिएगा, कभी भी आप इसको 2 लिख करके चाहे 3 लिख कर तब उसके ऊपर चिन्ह लिखाया जाता है। या इसी को आप लिख सकते हैं क्या, MgO। चलो बात समझ में आ गया, समझ में आया ना सबको? चलो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित होता है, देख रहे हैं ना? अच्छा देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित होता है। जरा सोचो, अगर हम इसी की बात करें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, तो जो सुनो, इन यौगिकों में जो धातु होता है उसके ऊपर धनायन होता है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन क्या होता है, ऋणायन। तो जो धातु वगैरह, जैसे मैग्नीशियम धातु है तो इसके ऊपर क्या रहेंगे, धनायन रहेंगे, वही प्लस का चार्ज रहेगा, और जो अधातु होंगे उसके ऊपर ऋणायन रहेगा, माइनस का चार्ज रहेगा। ये चीज़ को हम लिख लेते हैं कि इन, माने पहले लिखना, इन यौगिकों में जो धातु हैं उस पर क्या होता है भाई, धन आयन होता है, और जो अधातु होता है, जो क्या होता है, अधातु होता है, जो अधातु होते हैं उस पर ऋण आयन होता है। उस पर क्या होता है, ऋण आयन होता है। समझ गए? मन इतना समझ गए कि जो धातु होगा उसके ऊपर धन आयन, और जो अधातु होता है उसके ऊपर ऋण आयन का चिन्ह होता है। आप चाहें तो इसको उदाहरण से बता भी सकते हैं, हम आपको समझा देते हैं। अगर आप इसको चाहें तो उदाहरण से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर लगातार लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आप MgO ही लिख रहे हैं, तो इसको दिखाएंगे तो आप इसको, तो Mg के ऊपर कितना आता है, 2 प्लस आ जाता है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस। तो जो Mg के ऊपर 2 प्लस आया ये आपका धातु होगा ना, और जो इसके ऊपर माइनस आएगा वो क्या होगा, अधातु होगा। यही बात आपने इसमें लिखा है कि जो धातु होगा उसके ऊपर किसका चार्ज होगा, धन आयन का चार्ज होगा, कोई भुलाना मत। और जो अधातु होता है उसके ऊपर ऋण आयन का चार्ज होता है। अच्छा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के पास हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर किसके पास, 2 नंबर पर आते हैं। 2 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, तो समझो कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक अधिक क्यों होता है। देख रहे हो, कह रहा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। अच्छा देखो, पहले बता देते हैं हम आपको, सुनो ध्यान से, पहले समझो, चाहे लिखवा देते हैं तब, पहले समझा लेते हैं तब लिखते हैं। जैसे मान लो कि एक आयनिक यौगिक का कितना, MgO है ना,
तो देखो इसमें रासायनिक बंध पाया जाता है, ये तभी तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक आयनिक यौगिक है ना। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात समझ रहे हो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक ही साथ जुड़ा है, अगर आपको अलग करना है इसको तो बहुत अधिक, ऐसे अलग करना है तो बहुत अधिक ऊर्जा की यानी ताप की आवश्यकता होती है। तो अधिक ताप की आवश्यकता होती है, माने गलाने के लिए अधिक ताप चाहिए, इसको अलग करने के लिए अधिक ताप चाहिए, तो अधिक ताप चाहिए, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। अब इस चीज़ को मैंने लिख लो कि आयनिक यौगिक में, देखो ये यौगिक है, MgO यौगिक हो गया। आयनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के मध्य मजबूत रासायनिक बंध पाया जाता है। मजबूत रासायनिक बंध पाया जाता है जिसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जिसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक अधिक होता है। इसलिए इसका गलनांक अधिक होता है। इसलिए इसका गलनांक क्या होता है भाई, अधिक होता है। किसका गलनांक, आयनिक यौगिकों का। क्यों अधिक होता है, क्योंकि उसमें जो तत्व होते हैं उसको तोड़ने के लिए हमें मजबूत रासायनिक बंध की आवश्यकता है, माने मजबूत जो अधिक ताप की आवश्यकता होती है इसको तोड़ने के लिए, इसीलिए इसका जो रासायनिक बंध होता है बहुत अधिक होता है। ठीक है, बता दोगे, मजबूत होता है, इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक अधिक होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलें, तो क्या कह रहे हो, क्या पूछ रहे हो। रासायनिक बंध का मतलब, रासायनिक बंध का मतलब जैसे भाई मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, एक आपस में जब जुड़ेंगे तो इसी के बीच में जो बंध पाया जाता है उसी को रासायनिक बंध कहते हैं। जितने भी तत्व बंध मिल करके यौगिक बनाते हैं ना, सब वो बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तब यौगिक बनता है। अब हमारे पास आने वाला एक और हेडिंग खनिज, किताब में आपका लिखा भी है खनिज, मिनरल्स अंग्रेजी में कहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं कि आखिर खनिज क्या होता है। ठीक है, खनिज के बारे में कोई पूछे तो आप इसकी परिभाषा में क्या बता सकते हैं। तो आओ खनिज के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहोगे ना, आप जानते होंगे कि जितनी भी धातुएं होती हैं सब पृथ्वी के अंदर से प्राप्त की जाती है। ठीक है ना, तो कहोगे पृथ्वी के अंदर उपस्थित सभी तत्वों या धातुओं को खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। सिंपल सी बात है, पृथ्वी के अंदर उपस्थित जितने भी धातु होंगे उसके साथ जो तत्व होंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज। अच्छा, एक और चीज़ लिख लेना कि धातु के साथ अशुद्धियाँ भी उपस्थित होती है। अशुद्धियाँ भी उपस्थित रहती है, धातु के साथ। मानो मिट्टी भी तो निकलता है ना, कोयला भी निकलता है, तो सब अशुद्धियाँ हो जाती है, तो ये आपके खनिज होते हैं। ठीक है, आपकी किताब में एक और चीज़ लिखा है अयस्क, वो भी देख लेते हैं। कोई आपसे पूछे अयस्क क्या होता है, इसके बारे में देखो। आप जानते होंगे कि सबसे अधिक सोना
बंगलोर में निकलता है भारत में। तो आप जानते हो क्या कहोगे कि माने ऐसे यौगिक जिनसे बहुत कम खर्चे में और आसानी से, ऐसे खनिज कहिए, माने जैसे अगर आप कहीं खनिज का मतलब होता है कोयला है तो कोयला के साथ सोना भी होगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि कोयला के जितने टुकड़ा होगा उसी में सोना ही निकल जाएगा। कोयला का निकाले नीचे से तो वह आपका खनिज कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर धातु उपस्थित है। मान लो कि 100 कोयले का टुकड़ा है तो 100 टुकड़ा में तो सोना होगा नहीं। तो माने ऐसे खनिज जिसके अंदर से बहुत कम खर्चे में और आसानी से हम लोग धातु को निकाल लेते हैं, तो इसी को अयस्क कहा जाता है। मान लो 10 कोयला का टुकड़ा है, उसमें से 2-4 ऐसे टुकड़ा है जिसमें सोना है, जिसको आप आसानी से सोना निकाल लेते हैं, तो जिससे सोना निकाल रहे हैं वो आपका अयस्क कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? पूरा कोयला निकालेंगे मिट्टी से ऊपर तो खनिज कहलाएगा, और कोयला के अंदर से जब हम लोग धातु को निकालेंगे तो हमारा अयस्क कहलाएगा। तो लिख लो ऐसे। कोयले के अंदर क्या है? ऐसे वो सब बहुत पहले हो सकता है कि इसके पीछे बहुत सा कारण है। पहले लोग रहते थे, उनके पास सोना चांदी था, वो सब उथल पुथल आया, भूकंप आया, सब नीचे दब गए, लोग भी दब गए, पेड़ पौधे भी दब गए। तो पेड़ पौधे जो दबे थे वह कोयला बन गया, पेड़ पौधे से कोयला का निर्माण हुआ। जो जंतु दबे पृथ्वी के अंदर, उससे पेट्रोलियम का निर्माण हुआ, पेट्रोल डीजल वगैरह जो आता है उसका निर्माण हुआ। और उस समय जो लोग रहते होंगे उस सोना चांदी भी भंडार था, पहनते थे, वो सोना चांदी भी नीचे दब गया तो वही रहता। और आप चले जाइए दक्षिण अफ्रीका में, एक एक पेड़ है, जब उखाड़ते हैं तो सोना निकलता है उसमें से। सोचो, पेड़वा के नीचे सोना, सोरिया में उसका सोना रहता है, होता है ऐसा। चलो, तो क्या कहेंगे? ऐसे खनिज जिससे बहुत कम खर्चे में और आसानी से धातु को बाहर निकाल लेते हैं, तो उसे अयस्क कहते हैं। तो उसे अयस्क कहते हैं। ये सबको याद होना चाहिए। आप चाहे तो उदाहरण में लिख सकते हैं। उदाहरण में लिखना चाहते हैं तो हेमेटाइट लिख लीजिए। हेमेटाइट यह भी एक अयस्क का नाम है। इसका सूत्र होता है Fe2O3। एक होता है मैग्नेटाइट, इसका सूत्र लिख लीजिए Fe3O4, ये आपका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो पढ़ा, सीखा और जाना। ठीक है।